नमस्कार। एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम सीजीएल का प्रीवियस ईयर लेकर आए हैं, जो कि आपके मेंस सीजीएल मेंस के लिए और सीएचएसएल मेंस के लिए भी है ना, बहुत ही उपयोगी होगा। ठीक है, साथ ही साथ आपका एमटीपीसी का सीरीज भी चलाया जा रहा है, जो कि आपके एनटीपीसी स्टैटिक जीके जीएस के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, साथ ही साथ और एक बात है कि आपको मैं एमटीएस का भी और एमटीएस का चला ही रहा हूँ। ठीक है, ये तो बहुत दिन से चल रहा है, इसको ज़रूर देख ले। आपका एग्ज़ाम होगा तो ये भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, और एक साथ और कि टेलीग्राम पर भी जुड़ जाएं। क्यों? टेलीग्राम पर आपका जो है इसका पीडीएफ जो है आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारा। और ये कब हुआ था एग्ज़ाम? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 14/7/2023 को हुआ था। कब हुआ था? 14/7/2023 को। तो शुरू करते हैं हम इसे। हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न यह है कि बोलता है कि एस ब्लॉक के किस तत्व के, क्या बोला है? एस ब्लॉक के तत्व कैल्शियम के व्युत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? मतलब कि लैटिन शब्द का कौन सा इनमें से एलिमेंट है जिसकी उत्पत्ति हुई है लैटिन शब्द से, वो भी कैल्शियम का। तो कैल्शियम का पहले जो नाम था वो आपका कैल्क्स था, इसी के नाम पर ये कैल्शियम नाम रखा गया है। ठीक है, अब कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का जो है ये आपका पीरियोडिक टेबल में, ठीक ना, पीरियोडिक टेबल में आपका ग्रुप 2 में, ठीक है, ग्रुप 2 और पीरियड 4 में आता है। पीरियड 4 में जो है ये कैल्शियम आता है। कैल्शियम कितने नंबर का है? तो 20 नंबर का है। ठीक है, और कैल्शियम की जो वेट है वो कितना है? 40 है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्तनधारियों के यकृत में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो स्तनधारियों के यकृत में वो कोशिका पाई जाती है तो वो है आपका कुफर कोशिकाएं। कुफर कोशिकाएं जो है आपकी जो है यकृत में पाई जाती है, स्तनधारियों के यकृत में पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा जलमार्ग भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि से संपर्क प्रदान करता है? तो वो कौन सा है? वो आपका है नेशनल वाटरवेज 2। ठीक है, अब ये देखिए कहाँ कहाँ पर रहता है। तो जो हमारे ये ब्रह्मपुत्रा नदी का बना हुआ है। किसका है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी का बना हुआ है। ब्रह्मपुत्रा नदी का जो है ये आपका बना हुआ है। ठीक ना, अब देखते हैं ये नेशनल वाटरवेज कहाँ से कहाँ तक है। यह जो है ना बांग्लादेश की सीमा पर से लेकर असम के जो एक सादिया जगह है वहाँ तक ये फैला हुआ है नेशनल वाटरवेज 2। इसकी जो टोटल लंबाई है वो आपका है 891 किलोमीटर। कितना है? 891 किलोमीटर। ठीक है ना, और 1988 में, कब? 1988 में ना NW2 का ना नाम रखा गया था। कब रखा गया था? 1988 में। ये भी याद रखिएगा। कितना किलोमीटर है? 891 किलोमीटर। ये भी याद रखिएगा। बांग्लादेश और भारत के बीच में नेशनल वाटरवेज 2। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं। तो नेशनल वाटरवेज 83 देखते हैं। नेशनल वाटरवेज 83 ये कहाँ से है आपका? तो ये है आपका राजपुरी में। कहाँ पे? राजपुरी में है, राजपुरी क्रीक में। ये कहाँ पड़ता है राजपुरी? तो ये आपका पड़ता है महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक ना, महाराष्ट्र में पड़ता है आपका। आगे देखते हैं NW नेशनल वाटरवेज 10। तो ये कहाँ है? ये आपका है अम्बा में। कहाँ पे? अम्बा रिवर महाराष्ट्र। अम्बा रिवर महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ठीक ना, नेशनल वाटरवेज 15 की बात करें तो नेशनल वाटर 15 कहाँ पे है? तो ये आपका पड़ता है, ये आपका पड़ता है कहाँ पे? तो ये पड़ता है आपका बकरेश्वर। कहाँ पे? बकरेश्वर रिवर पर। कहाँ से कहाँ तक? मयूरक्षी पर। कहाँ पर? मयूरक्षी पर। कहाँ पड़ता है ये आपका पड़ता है वेस्ट बंगाल में। कहाँ पड़ता है? तो वेस्ट बंगाल में। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, गृह सरकार के
में परिवर्तन करके भारत के राज्य सचिव को ब्रिटिश भारत की सरकार के लिए कब उत्तरदायी बनाया गया? तो ये बनाया गया था 1858 में। कब बनाया गया था? 1858 में। 1858 की बात करें तो इस समय का जो वायसराय स्टार्ट हो चुका था। वायसराय कौन था? तो वायसराय आपका था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। क्योंकि वो 1857 से पहले 1857 से पहले यहाँ पर गवर्नर जनरल का पद होता था, लेकिन यही इसी का नाम बदल के क्या कर दिया गया? तो वायसराय कर दिया गया। सिर्फ पद वही है, सिर्फ नाम बदल दिया गया। उसके बाद जो 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद जो है ब्रिटिश कंपनी से लेकर ब्रिटिश सरकार के हाथ में चली गई थी। ये किसके हाथ में चली गई थी? तो ब्रिटिश सरकार के हाथ में चली गई थी। ठीक ना? चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है, कौन सी सेल रॉक एक प्रकार की नहीं है? क्या बोला है? इनमें से कौन सी जो है ना रॉक नहीं है, मतलब सेल नहीं है। तो कौन सी नहीं है? तो ये जो है अवशेष चट्टान जो है नहीं है। अब चलिए एक एक करके बात करते हैं। तो कायांतरित चट्टान मतलब मेटामॉर्फिक चट्टान। मेटामॉर्फिक चट्टान की बात करें तो ये जो है ना ताप के कारण जो ना ताप के कारण दबाया जाता है। ताप के कारण दबा जाता है। साथ ही साथ रासायनिक क्रियाओं के कारण ना ताप दाब और रासायनिक क्रियाओं के कारण ना ये अग्नेय चट्टान, क्या बोलते हैं? अग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान से यह कायांतरित में बदल जाता है। ठीक से सुनिएगा, फिर से मैंने क्या कहा? कायांतरित चट्टान क्या होता है? कायांतरित चट्टान होता है कि ताप दाब से और रासायनिक से, ठीक ना, यही दोनों की क्रिया के कारण क्या होता है कि अग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान जो होते हैं ना वो बदल जाते हैं किसमें? कायांतरित चट्टान में। ठीक है, अब आगे देखते हैं अग्नेय चट्टान। अब इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। कायांतरित चट्टान की एग्जाम्पल की बात करें तो क्या क्या आ जाएगा? स्लेट आ जाएगा, ठीक है, संगमरमर आ जाएगा, संगमरमर, और नाइस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नाइस आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अग्नेय चट्टान। अग्नेय चट्टान की बात करें तो इसका मतलब होता है कि मेग्मा, ठीक है, मेग्मा को ठंडा होकर ना, जब मेग्मा ठंडा होकर ठोस रूप ले लेती है ना, ठोस रूप ले लेती है। ठोस रूप लेने का कारण ना उसके बाद इसका निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? तो अग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। फिर से सुनिएगा मैंने क्या कहा है अग्नेय चट्टान के बारे में। तो जब मेग्मा जो लावा होती है वो ठंडा होकर ठोस रूप ले लेती है, उसके बाद यह जो है इसका उसके बाद जो परिवर्तन होता है वो अग्नेय चट्टान में बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें जानते क्या क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा आपका ग्रेनाइट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ग्रेनाइट आ जाएगा, साइनाइट आ जाएगा और बेसाल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल हो गए किसके? तो अग्नेय चट्टान के। आगे देखते हैं अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान क्या होता है? अवसादी चट्टान होता यह है कि छोटी छोटी जो चट्टानें होती है किसी स्थान पर ना जमा हो जाती है। किसी स्थान पर जमा होकर उसके बाद दबाव के कारण ठीक है, सेडिमेंशन का मतलब सेडिमेंट्री का रोग का जो ना निर्माण हो जाता है, मतलब अवसादी का निर्माण हो जाता है। ठीक है, मैंने क्या कहा? छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर ना जमा हो जाती है, उसके कारण दबाव पड़ने पर वह अवसादी चट्टान के रूप ले लेती है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसमें क्या हो जाएगा? तो बलुआ, ठीक है, बलुआ पत्थर हो गया, सैल हो गया, चूना पत्थर हो गया। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल हो गए किसके? अवसादी चट्टान के। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 8वीं सदी ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया में अपने साम्राज्य की स्थापना करने वाले शैलेंद्र राजा किस धर्म के अनुयायी थे? तो वे थे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के अनुयायी थे? तो वे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अब इसकी बात करें शैलेंद्र राजा की, तो ये कौन थे? ये थे दंतीदुर्ग राष्ट्रकूट के साम्राज्य के संस्थापक थे। कौन? तो शैलेंद्र राजा। ये किस धर्म को अपनाने लगे थे?
तो ये बौद्ध धर्म को अपनाने लगे थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अम्बुबाची मेला उत्तर पूर्व भारत के किस मंदिर में आयोजित किया जाता है? अम्बुबाची मेला जो है आपका, ये आपका कामाख्या मंदिर में किया जाता है। कामाख्या मंदिर कहाँ पाया जाता है? तो कामाख्या मंदिर जो है आपका असम में है। कहाँ पे है? असम में है आपका कामाख्या मंदिर। भुवनेश्वरी की बात करें तो भुवनेश्वरी जो है आपका कहाँ है? तो झारखंड में है। कहाँ पे? झारखंड में। बिलेश्वरी की बात करें तो ये आपका पड़ता है गुजरात में। दक्षिणेश्वरी की काली की बात करें तो ये पड़ता है आपका कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बोलता है कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? क्या पूछा है? भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो वो होता है आपका भारत का महान्यायवादी। कौन? भारत का महान्यायवादी जो होता है आपका भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी की बात करें तो इसका जो आर्टिकल होता है, किस आर्टिकल के अंदर आता है? तो ये आर्टिकल 76 आर्टिकल के अंदर आता है। किसमें? 76 के आर्टिकल के अंदर आता है। वहीं अगर राज्य के महाधिवक्ता की बात करें तो किस आर्टिकल के अंदर आता है? तो 165 के अंदर आता है। किसके अंदर आर्टिकल आता है? तो 165 के अंदर आता है। कौन? राज्य के महाधिवक्ता। कानून मंत्री की बात करें तो ये जो है मंत्रालय के अंदर आता है 75 के अनुसार। ठीक है, आर्टिकल 75 में आता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो 128। वहीं सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करें तो 124। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न बोला है, पहले ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? पहले पैरा ओलंपिक खेल जो है 1960 में किया गया था। कहाँ किया गया था? 1960 में किया गया था। ठीक ना, 1960 में किया गया था पहला पैरालंपिक खेल। कहाँ हुआ था आयोजन इसका? तो रोम में हुआ था। रोम कहाँ पड़ता है? इटली में पड़ता है। कहाँ हुआ था? रोम के इटली में। कितने देश शामिल हुए थे? तो टोटल 23 देश जो है इसमें शामिल हुए थे। कितना? किसमें? तो पैरालंपिक खेल में। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तनाव के बाद की उपयोगिता के लिए अच्छी होती है। तो किस चीज़ के लिए अच्छी होती है? तो ये होती है आपके लिए लॉन्ग स्पेन के लिए। किसके लिए? लॉन्ग स्पेन के लिए है ना। ये आपके तनाव की उपयोगिता के लिए ना अच्छी होती है। क्या होती है? लॉन्ग स्पेन। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है, हाइपोपैराथायराइडिज्म, दुष्किंचय, रिकेट्स और पारिवारिक हाइपोफॉस्फेटेमिया के इलाज के लिए किस विटामिन डी समधर्मी का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें इस्तेमाल किया जाता है किसका? तो एगोकैल्सीफेरोल का। किसका? एगोकैल्सीफेरोल का। तो ये एगोकैल्सीफेरोल ना, ये आपका जो है ना, ये आपका D2 में आता है। विटामिन डी के D2 में आता है एगोकैल्सीफेरोल। ठीक है, आगे देखते हैं। टोकोफेरोल। टोकोफेरोल जो आपका विटामिन ई के अंतर्गत आता है। रेटिनॉल की बात करें तो विटामिन ए होता है। टैक्लेसिटोल का बात करें तो यह विटामिन D3 होता है। ठीक है, इतना अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये अलग क्वेश्चन है ये दोनों। क्योंकि आप टोकोफेरोल जानते होंगे, रेटिनॉल जानते होंगे, लेकिन एगोकैल्सीफेरोल और टैक्लेसिटोल ये नहीं जानते होंगे। ये D2 और ये है आपका D3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछता है, निम्नलिखित में से विकास वित्तीय संस्थाएं DFI के उसकी स्थापना का वर्ष के अनुसार सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। मतलब जोड़ना कि पहले कौन आया बाद में कौन आया। ठीक ना, इस तरह से पहले बात कर लेते हैं कौन कब स्थापना किया गया था। तो ICICI के बात करें तो ICICI का कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1955 में। कब हुआ था? 1955 में। ठीक है, IDBI की बात करें तो ये आपका कब हुआ था? ये 1957 में हुआ था। कब हुआ था? 1957 में। वहीं IFCI की बात करें तो इसका कब हुआ था? तो 1948 में हुआ था। ठीक है, अब बताते हैं पहले कौन हुआ। तो पहले हुआ 1948 वाला कौन? IFCI। तो थर्ड ऑप्शन जो है सही हो गया। थर्ड में पहले कौन है? तो IFCI। उसके बाद हुआ था आपका ICICI। उसके बाद हुआ IDBI। लेकिन ICICI के बारे में एक और बात याद रखिएगा कि इसको पूरी तरह से नेशनलाइज करने में
इसका जो है वापस 1994 में फिर से स्थापना किया गया था, ठीक ना। ICICI को जब आप गूगल पर सर्च कीजिएगा तो आपको 1994 में ही दिखाया जाएगा, लेकिन इसकी स्थापना जो है 1955 में हुई थी। चलिए ठीक है, आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मुद्रा सूक्ष्म इकाई उद्यमों का विकास और पुनर्वित्त के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वित्तीय संस्था है। तो मुद्रा का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, मुद्रा क्या है पहले इसका मतलब देखिए, अच्छा से समझा दिया गया है। मुद्रा क्या है, क्वेश्चन यही अच्छा होना चाहिए कि उसका मतलब ही समझा दे। मुद्रा का मतलब क्या है? जब भी आप, ये ऐसा चीज़ है कि आप कोई लगाते हैं, मतलब कि आप लगाते हैं, कोई बिजनेस लगाते हैं, उसमें आपको जो है जो आप स्मॉल इंडस्ट्री से आते हैं उसमें आपको ऋण दिया जाता है ताकि आप अपने बिजनेस को बढ़ा सके, ठीक है। उसी के लिए ये यूज किया गया है, मुद्रा का मतलब योजना को लाया गया है भारत सरकार द्वारा। अब इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। क्या बोलता है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मेडिकल टूरिज्म एसोसिएशन द्वारा वर्ष 2020-2021 के लिए 46 गंतव्यों में से भारत को मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स MTI में कौन सा स्थान दिया गया है? तो वह है 10वां स्थान। अगर हम बात करें 2020-21 के मेडिकल टूरिज्म एसोसिएशन द्वारा, तो भारत का जो मेडिकल टूरिज्म है इंडेक्स है, ठीक है, इसमें है भारत का स्थान कितना है? तो 10वां स्थान पर है। कितना स्थान पर है? तो 10वां स्थान पर है, ठीक है। ये किस लिए दिया जाता है? मेडिकल में आप परफॉर्मेंस कैसा कर रहे हैं उसके आधार पर आपको कॉलेज का दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की 2001 से 2011 की जनगणना के अनुसार किन राज्यों में जो है, किस समूह में बहुत अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? ठीक ना। तो किस किस में की गई है? तो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार में जो है ना बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई थी, ठीक ना। लेकिन वहीं अगर नागालैंड की बात करें तो 2011 में यह जो है निगेटिव में चला गया था। कितना में चला गया था? निगेटिव में चला गया था, ठीक ना। तो नागालैंड ही एक ऐसा राज्य है जहां जनसंख्या जो है ना सकारात्मक नहीं बल्कि नकारात्मक देखा गया था। और वहीं मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार में जो है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से वृद्धि हुई है जनसंख्या की। कब? तो 2001 से 2011 के बीच में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 3014 मीटर ऊंची जफू पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है आपका नागालैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? नागालैंड में स्थित है। नागालैंड जो है भारत के पूर्वी इलाके में मौजूद है, ठीक है। सबसे ऊपर में देखिएगा, अगर भारत की नक्शा देखिएगा तो इस तरह से होता है, ठीक ना। यहाँ पे आपका जो है ये आपका हो जाता है अरुणाचल प्रदेश, बीच में असम, और यहीं पे आपका पड़ता है नागालैंड। किससे सटा हुआ है? नागालैंड। तो आपका असम, मणिपुर यहाँ पड़ता नीचे, मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश से सटा हुआ है कौन? तो नागालैंड। नागालैंड म्यांमार से भी सटा हुआ है। तो ये किस देश से भी सटा हुआ है ये भी पूछा जा सकता है। तो ये सटा हुआ है आपका म्यांमार से। यहीं पर जो है आपका, यहीं पर जो है नागालैंड, यहीं पर आप सबसे नीचे में जो है यहाँ पर बीच में ये आपका ऊंची जफू पर्वत श्रेणी है। कहाँ पे? तो नागालैंड में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को किस रूप में जाना जाता था? अगर प्रारंभिक वैदिक काल की बात करें जो कि 1500 साल पहले की बात की जाती है, ठीक है, तो उसमें वैदिक काल में जो धनवान व्यक्ति होते थे, मतलब अमीर व्यक्ति होते थे, तो उन्हें किस नाम से जाना जाता या किस रूप में जाना जाता था? तो वो होता था गोमत के रूप में। किस रूप में? तो गोमत के रूप में जाना जाता था। आगे चले अगले प्रश्न की ओर है। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय खिलाड़ी ने, यहाँ भारतीय मैंने खुद बोल दिया,
लिखा क्या, कौन सा खिलाड़ी भाला फेंक जैवलिन थ्रो से जुड़ा हुआ है। तो कौन जुड़ा हुआ है, तो इनमें से जुड़ा हुआ है आपका नीरज चोपड़ा जो है, जो कि आपके जैवलिन थ्रो से जुड़े हुए हैं। इन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर अपने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था, जो कि बहुत दिन से सूखा पड़ा हुआ था इसमें, ठीक है, एथलीट में, जिसमें हमारे नीरज चोपड़ा जी हैं, जो कि भाला फेंक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीत कर लाया है। ठीक है, इस बार की अगर बात करें तो इस बार नीरज चोपड़ा जी रजत पदक जीत कर लाए हैं। ठीक है, रजत पदक जीते हैं, जो कि आपका फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था, फ्रांस के पेरिस में हुआ था आयोजन। ठीक है, इसमें नीरज चोपड़ा जी हैं जो कि रजत जीते थे, और स्वर्ण जीते थे पाकिस्तान के खिलाड़ी थे, एक उनका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन पाकिस्तान के खिलाड़ी थे जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और रजत पदक किसने जीता था, तो नीरज चोपड़ा ने 2024 का, याद रखिएगा। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न की बात करें तो किस सितार वादक को वर्ष 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। पूछा गया है इनमें से कौन से सितार वादक थे जिनको 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो वे थे पंडित रविशंकर। कौन, पंडित रविशंकर। इस समय के प्रधानमंत्री कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित रविशंकर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है किस कलाकार ने 1975 में मीना गुजरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। तो वे कौन थे, तो मल्लिका साराभाई। कौन, मल्लिका साराभाई जी थी। उन्होंने मीना गुजरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था। कौन, मल्लिका साराभाई ने। कब जीते थे, तो 1975 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो क्या बोला है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संविधान में जोड़ा गया था, तो 42वें में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, ये ध्यान रखिएगा, 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसको किस आर्टिकल में रखा गया है, तो 51 के ए में रखा गया है। और किस पार्ट में रखा गया है, तो 4 के ए में रखा गया है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। इससे मौलिक कर्तव्य कब, किस संशोधन, तो 42। कब, तो 1976। किस आर्टिकल, तो 51 ए। किस पार्ट में, तो 4 का 1 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 34 की बात करें तो 34वें संशोधन में ये आपका कब जुड़ा था, तो 1974 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, तो इसमें जो था भूमि सुधार, जो है ना, भूमि सुधार के कानून लाए गए थे। भूमि सुधार के कानून लाए गए थे, जो कि आपके 9वें अनुसूची में जोड़ा गया था। किसमें, 9वें अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। 73 की बात करें तो 73वें संविधान संशोधन की बात करें तो ये आपका कब हुआ था, 73वें संविधान संशोधन ये आपका हुआ था 1992 में। कब, 1992 में। ये किस लिए किया गया था, ये किया गया था आपका पंचायती राज के लिए। पंचायती राज का विषय जो है बनाया गया था इसमें। ठीक है, उसी के लिए ये जोड़ा गया था। ठीक ना, ये किस अनुसूची में है, तो 11वीं अनुसूची में है। और टोटल कितने विषय हैं, तो आपका जो है 243 आर्टिकल में है। ए से लेकर जो है आपका ओ तक है। कितना तक है, ओ तक है। ठीक है, और किस पार्ट में है, तो पार्ट 9 में है। किस में, पार्ट 9 में, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है 44वां। 44वां कब आया था, तो ये आपका आया था 1978 में। कब, 1978 में। कब आया था, 1978 में। 44वें में क्या किया गया था, तो इसमें किया गया था कि सरकार के जो स्वरूप होते हैं, सरकार के जो स्वरूप होते हैं ना, उसको तय करने के लिए, ताकि सभी को एक समान अधिकार मिल सके, सभी को एक समान अधिकार जो है वह मिल सके। इसी के लिए 44वां संविधान संशोधन किया गया था। कब किया गया था, 1978 में किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि डैश एक धर्मनिरपेक्ष भारत और इस्लामी पाकिस्तान में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्यों को द्विभाजन की घोषणा की। तो किसने किया था, लॉर्ड लुइस माउंटबेटन ने।
किसने किया था? लॉर्ड लुइस माउंटबेटन ने। ठीक है, लॉर्ड लुइस माउंटबेटन की बात करें तो 1948 में इन्होंने कहा था कि ये भारत को आज़ाद कर देंगे, लेकिन जल्दबाजी में इन्होंने 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी जो है 1848 से लेकर 1856 तक ये था गवर्नर जनरल। ठीक ना, इसने क्या किया था? सबसे बड़ा काम इसने किया था क्या कि पंजाब को ना अपने ब्रिटिश शासन को अंदर जोड़ लिया गया था। पंजाब को अपने ब्रिटिश शासन के अंदर जोड़ा था। कौन? तो लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड रिपन की बात करें तो यह 1880 से लेकर 1884 तक जो था ये था आपका वायसराय था। लॉर्ड कर्जन की बात करें तो लॉर्ड कर्जन जो है 1899 से लेकर 1905 तक था वायसराय। क्या था? वायसराय था भारत का। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, उर्मिला सत्यनारायण किस भारतीय नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? तो किस चीज़ के हैं? तो भरतनाट्यम के हैं। उर्मिला सत्यनारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? तो भरतनाट्यम के। भरतनाट्यम ये आपका तमिल का हो गया, तमिलनाडु का हो गया। ठीक है, तमिलनाडु का डांस हो गया। सतरिया जो है आपका असम का हो गया। वहीं कथक की बात करें तो उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का हो गया। मणिपुर का मणिपुरी हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। 24वें प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न है, 2021 में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को गाबा स्टेडियम, मतलब ऑस्ट्रेलिया में ही गाबा स्टेडियम है, में टेस्ट मैच में हराकर 1988 के बाद 1988 के बाद ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया को हराने वाली एकमात्र क्रिकेट टीम बन गई है। भारत एक ऐसी टीम बन गई है कि ऑस्ट्रेलिया को उसके गाबा स्टेडियम में टेस्ट मैच में हराकर 1988 के बाद, क्योंकि 1988 से बाद जो है ऑस्ट्रेलिया कभी हारा नहीं था गाबा स्टेडियम में। ठीक ना, तो उसे हराने वाली भारत इकलौती टीम बन गई है उसके बाद की। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो लास्ट प्रश्न है आपका, भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि निम्नलिखित में से कौन थे? 74वें गणतंत्र की बात करें तो इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये आपके थे अब्देल फतह अल सीसी। कब का है? तो 2023 का है। ठीक ना, तो इसमें पूछा जा रहा है 2023 का कि 74वें गणतंत्र दिवस पर समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो वे थे आपके अब्देल फतह अल सीसी। कौन? अब्देल फतह अल सीसी। ये कौन थे? तो ये थे आपके प्रेसिडेंट किसके? तो इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे। इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे कौन? तो आपके अब्देल फतह अल सीसी। तो आज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं जीके जीएस को। ठीक है, तो कैसा रहा आप कमेंट में ज़रूर जवाब दें, और हाँ टेलीग्राम से भी ज़रूर जुड़ जाए। ठीक है, साथ ही साथ मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।